अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद लेसन नंबर 9 आप लोगों का आज का लेसन है 7 C's इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 2 इसलिए है क्योंकि लेसन 8 भी आप लोगों का 7 C's पे ही था। 7 C's हैं जिसमें से 3 आप लोगों ने पीछे लेसन 8 में कवर किए थे। वो कौन कौन से थे? कंप्लीटनेस, और सेकंड था क्रेडिबिलिटी, थर्ड था आप लोगों का कंसाइजनेस। आज आप लोगों ने 2 और करने हैं, कंसिडरेशन और करेक्टनेस। कंसिडरेशन क्या है आप लोगों की? कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। आपने हर बात अपनी जो प्रिपेयर करनी है, जो चीज़ लिखनी है या बोलनी है, वो रिसीवर जिसने आपकी बात सुननी है, जिसने आपका मैसेज सुनना है, उसके माइंड के लिहाज से आपने काम करना है। कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी जब भी आपने कोई भी बात अफेक्टिव बनानी हो, उसमें कंसिडरेशन बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बार बार वही एक देती रहती हूँ। आज चेंज करते हैं एग्जांपल। आज एग्जांपल आपको एक शॉपकीपर की देते हैं, जो आप लोगों को कहते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आप चाहे वो सूट ले लो या कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को वो कंसीडर करते हैं, वो मैसेज अपना जो देना चाहते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बाकायदा एक नाम से, सेल, ठीक है ना। वो सेल क्या होती है? रिसीवर के माइंड में डायरेक्ट कांटेक्ट करता है वर्ड सेल, और रिसीवर कहता है, या हम जो ख़रीदने वाले थे वो तो कहते हैं एक के बदले 2 सूट मिल रहे हैं, वो भी 1500 रुपये में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सब लोग जो हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। बनिस्बत वहीं पे हम लोग अगर कहेंगे 1500 का एक सूट ले लें तो सबको मौत पड़ जाती है कि हाँ जी हम लोग 1500 का सूट एक लें, हाय इतना महंगा। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आती हैं कि हम लोगों ने जो भी अपनी बात करनी है वो डायरेक्ट उनके दिल पे लगे और वो हमारी बात जो हम लोग कर रहे हैं उसी पर एक्शन दें, उसी पर उनका रिएक्ट हो। अच्छा जी, कंसिडरेशन सिंपली मीन्स यू शो एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आपने अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है कि लोग आपकी बात को माने। अच्छा जी, अब बात आती है कि आपने अगर बात को अपने को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए? नॉट लूज़ योर टेम्पर। आपने अपना टेम्पर जो है वो लूज़ नहीं करना। नॉट एक्यूज़, आपने एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना है कि हाँ जी आप गलत हो मैं ठीक हूँ। नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स, और आपने फैक्ट्स को जो है नज़रअंदाज करते हुए चार्ज नहीं करना। फैक्ट्स को, नुक्ता नज़र को, सबको चीज़ों को देख के उस चीज़ को चार्ज करना है। अब इसकी एग्जांपल वही कपड़े की आ गई है। आपको क्या लगता है कि वो जो बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र देते हैं वो नुकसान उठा के आप लोगों को ऑफ़र देते होंगे? कभी भी ऐसा नहीं है। ये सारी एक एग्जांपल सुन लें, उसके बाद आगे जो चीज़ लिखी है वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ आए। वहाँ पर वो कहते हैं कि आपका फ़ायदा है, मतलब जो ख़रीदने वाले हैं सूट उनका फ़ायदा ये है कि 1500 में उनको 2 सूट मिल रहे हैं, जबकि वो ये नहीं बताते कि उनको क्या फ़ायदा है। उनको ये फ़ायदा है कि उन्होंने जितने सूट, जितना माल एक टाइम पे ख़रीदा होता है पैसे लगा के, वो 1000 का अगर सूट है तो 1500 का सूट बेचते हुए अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं, जितना उन्होंने ख़र्च किया है और उससे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट भी ले लेते हैं। अब जो सूट उनके नहीं बिक रहे, ज़ाहिर बात है जिन्होंने लेने थे उन्होंने ले लिए। अब 1500 के जिनके, मेरे जैसे आप जैसे जो गरीब हैं हम लोग, उनकी नहीं है 1500 के ये सूट लेने की, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने सूट नहीं लेना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब प्रॉफिट हासिल कर लिया तो वो तो उनके एक्स्ट्रा है, फिर उन्होंने सेल लगा दिया। अब सेल में जितना भी पैसा आएगा वो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो वो ये नहीं बताते कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ वो बात करते हैं कि आपका फ़ायदा क्या है इसमें। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि हमने जब बात करनी है, चाहे वो आम अपनी लाइफ हो या आप किसी बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो उसमें आपने यही बात मद्देनज़र रखनी है, सामने रखनी है कि वहाँ पर आपने अपने फ़ायदे की बात नहीं करनी, लोगों के फ़ायदे की बात करनी है। अपना तो फ़ायदा हम लोगों ने करना ही करना है, ठीक है ना। वो मैंने आपको एग्जांपल शॉपकीपर की दे दिया, लेकिन आप लोग जब तक लोगों का फ़ायदा कहते रहोगे आप लोगों को फ़ायदा होता रहेगा।
अब 3 चीज़ें हम लोगों ने नहीं करनी, ज़ाहिर बात है। वो कपड़े बेच रहे हैं, कोई आए आकर कह दे कि हाँ जी आप लोग जो 1500 के 2 सूट बेच रहे हैं वो इसलिए बेच रहे हैं कि आपके कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर उस शॉपकीपर को गुस्सा आएगा। तो वो बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे अपना जो टेम्पर है वो लूज़ नहीं करना। फिर दूसरी बात, आपने उनको इल्ज़ाम नहीं देना कि हाँ जी आप लोगों को तो पता नहीं कपड़े का, आप कपड़े लेने चले हैं, मतलब वो बहस नहीं करनी। फिर जो है आपने चार्ज जो रखा है, उनकी प्राइस 1500 जो मैं बता रही हूँ, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए रखी है कि सब ले लें, कोई छूटे ना उनका कपड़ा। आगे चलते हैं, अब इनकी डिटेल में देख लेंगे आप लोगों के अपने जो बुक है उसने आप लोगों को क्या कहा है। इन बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपने 3 जो तरीके हैं उनको कंसिडरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी है। वो क्या है, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। वही बात है कि आपने लोगों के ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर या हम पर फोकस नहीं करवाना। नेक्स्ट है शो ऑडियंस बेनिफिट। आपने लोगों को बताना है कि आपका फ़ायदा ये है या आपका इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ये नहीं बताना कि हमें कितना फ़ायदा होना है। एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। अब ज़रा सी चीज़ें देख लेते हैं कि उन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए आपको। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी का मतलब क्या है, टू क्रिएट कंसिडरेट, अगर आप कंसिडरेशन क्रिएट करना चाहते हो। ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेजेस, फोकस ऑन हाउ मैसेज विल रिसीवर विल बेनिफिट। आपने ये बताना है कि आप जो बात कर रहे हो वो लोगों पर कैसे असरअंदाज होगी और लोगों को कितना फ़ायदा देगी। व्हाट दे विल रिसीव, उनको क्या हासिल होगा, वो अगर चीज़ लेते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ हासिल होगी, उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उनका टाइम सेव होगा या नहीं होगा, उनको ये अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। एंड व्हाट दे वांट आर नीड टू नो, और वो क्या जानना चाहते हैं ये आपने बताना है। अब वो क्या जानना चाहते हैं कि अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं, एक जॉब आप ऑफ़र कर रहे हो, जॉब करेंगे तो उनको कितनी पे मिलेगी, उनको कितना रेस्ट मिलेगा, उनको कितना बोनस मिलेगा, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बतानी होती हैं उनको। अच्छा जी, एग्जांपल्स देख लें। वी एटीट्यूड में क्या आ जाता है, आई एम डिलाइटेड, ठीक है ना, टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंडेड आवर ऑफिस आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। हम जो हैं बहुत ज़्यादा डिलाइट हैं कि हम लोगों ने ऑफिस आवर को एक्सटेंड कर दिया है कि शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा है, साफ बात पता चल रही है कि जो ऑफिस आवर को एक्सटेंड कर रहे हैं उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम यू एटीट्यूड में बात करेंगे, यू विल बी ग्लैड टू शॉप इवनिंग्स विद द एक्सटेंड ऑफिस आवर्स, यहाँ पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग शॉपिंग इवनिंग में भी कर सकते हो। जो सुबह सुबह काम करने जाते हैं ऑफिस में, वो शाम को आके यहाँ पे इवनिंग में शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस आवर को बढ़ा दिया है। तो ये जो बात है ये ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत आप अपना फ़ायदा लोगों को बताएं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ यू इन नेगेटिव सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग पैसिव वॉइस। अगर हम लोग कहीं पर आ जाए कि हम लोग यू को इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सेकंड पॉइंट था शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। आपने बताना है कि ऑडियंस को कितना बेनिफिट हो रहा है। तो रीडर्स में रिएक्ट पॉजिटिवली व्हेन बेनिफिट्स आर शोन टू देम। अब क्या होता है, जब हम लोग लोगों को उनका फ़ायदा बताते हैं तो वो हमारी बात को ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं, ज़्यादा हमारी बात मानते हैं। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं कि आपने लोगों को उनका बेनिफिट बताना है ताकि आपकी बात पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो सके। व्हेनेवर पॉसिबल एंड ट्रू, जब भी पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है, शो योर रिसीवर्स विल बेनिफिट फ्रॉम वट एवर द मैसेज आस्क्स आर अनाउंस। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो, जो भी चीज़ अनाउंस कर रहे हो, उसमें लोगों को बेनिफिट होगा। आपने ये लोगों को बार बार याद करवाते रहना। अगर आपकी 1 घंटे का वो स्पीच है जिसमें आपने लोगों को किसी चीज़ की तरफ माइल करना है, अपनी तरफ, अपनी बात की तरफ माइल करना है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपनी बात पर जोर देते रहना, जिस बात पर आपने उनको अपनी तरफ का लेके आना है कि वो आपकी बात माने।
Benefits must meet the recipient needs, address their concerns or offer them rewards. ठीक है ना. अब बेनिफिट्स किस किस्म के हो सकते हैं कि उनकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, या जो उनके कंसर्न्स हैं वो उनको आप लोग अपनी नज़र में रखते हुए उनको सारी चीज़ें पूरी करके दें, या उनको रिवार्ड्स के तौर पे या बोनस मिलेगा, आपकी पे ज़्यादा हो जाएगी, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और पे ज़्यादा मिलेगी. ये सारी चीज़ें आपने बतानी है. नेक्स्ट है एम्फेसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स. इसमें क्या होता है कि आपने अनदर वे, एक जो अच्छा तरीका और है कंसिडरेशन को, उसमें क्या करना है, आपने एम्फेसाइज करना है प्रेजेंट एंड पॉजिटिव फैक्ट्स पर. दिस मीन्स स्ट्रेसिंग व्हाट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन. आपने उस बात पर रहना है कि जो चीज़ आप लोग कर सकते हो, ये चीज़ नहीं बतानी है, आपने कहीं भी बयान नहीं करनी कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते. मतलब आप लोग कह रहे हो कि आप लोग जो है उनकी पे बढ़ाओगे, लेकिन आप साथ अगर ये कह दो कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट मिला या हमारा काम चला फिर आपकी पे बढ़ाएंगे, तो आपकी बात पर थोड़ा सा गौर किया जाएगा, बाकायदा सोचा जाएगा, और क्या पता आपकी इस बात को सोचते हुए लोग आपकी तरफ, आपकी कंपनी की तरफ ना आए और ना काम करने की उनको वजह मिल जाए. नेक्स्ट है आल्सो यू मस्ट फोकस ऑन वर्ड्स योर रेसिपिएंट कंसिडर फेवरेबल. और आपने अपने वर्ड्स को भी, वही बात है कि फोकस करना है कि जो चीज़ बोल रहे हैं वो लोगों की फेवर में हो, आपकी फेवर में ना हो. ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने अंडरलाइन कर दिए हैं जो नेगेटिवली बोले जा रहे हैं, और आप लोग उनको अगर कुछ अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो वो बात कुछ और हो जानी थी. देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको. कंक्रीटनेस है आपका फिफ्थ सी. कम्युनिकेशन कंक्रीटली मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड. विविड का मतलब वैसे तो शौक होता है, शौक का मतलब क्या है, आपकी बात जो है वो इतनी अच्छी, क्लियर हो, डेफिनेट हो कि लोगों के दिल पे इतनी ज़ोर से लगे कि वो कहीं और जा ही ना सकें. ठीक है ना. शौक यही होता है कि अब कलर भी है जो बहुत ज़्यादा आंखों में चुभने वाले हैं तो लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो यही बात है कि आपकी बात इतनी ज़्यादा चुभे उनके दिल में जाके कि आपकी बात से आगे कहीं आगे पीछे वो जा ही ना सकें. रादर देन वेग एंड जनरल. वेग का मतलब मबहम होता है वैसे तो, और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो जो क्लियर ना हो ज़्यादा और उसमें इतनी आपको चीज़ वाज़े पता ना चले. ठीक है. ऑफन इट मीन्स यूजिंग डेनोटेटिव वर्ड्स रादर देन कनोटेटिव वर्ड्स. डेनोटेटिव वर्ड्स आपको एग्जाम क्विज़ में पूछ सकते हैं. मैं MCQs बार बार कह देती हूँ, क्विज़ में पूछ सकते हैं कि डेनोटेटिव मीनिंग कौन कौन से होते हैं. वो डायरेक्ट हों, एक्सप्लिसिट हों और ऑफन डिक्शनरी बेस्ड हों. अब इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक स्पीच देनी है, और स्पीच जो है आपके सामने सारे उर्दू स्पीकर बिठा दिए जाएं या पंजाबी, जो भी वट जो भी हो, और आप जो है वो स्पीच पश्तो में दे दें, तो आगे जो बैठे हुए आपके लिसनर्स हैं वो आपको नहीं समझ सकते, सुन सकते. इससे क्या होगा कि आपका घंटे 2 घंटे की जो स्पीच आपने दी है वो ज़ाया हो जाएगी. लोगों को जब समझ ही नहीं आनी है तो उन्होंने आपकी बात पर ना कोई रिएक्ट देना है और ना आपकी बात को किसी ने सुनना है. डेनोटेटिव मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग्स में डिफरेंस ही है. अब जब आपकी बात सुनी जाएगी तब आपकी बात पर अमल होगा, और वो कैसे कर सकते हैं वो देख लें आप लोग. द बेनिफिट टू बिजनेस प्रोफेशनल्स ऑफ यूजिंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर. जो फैक्ट्स और फिगर्स को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल्स अपने बिजनेस को आगे करते हैं, उनमें जो उनको फ़ायदा होता है वो देख लें क्या क्या है. यूर रिसीवर्स नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ डिज़ायर्ड. आपके रिसीवर को आपने अगर लेटर लिख के भेजा है तो उस इंसान को पता होगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, उनसे क्या चाहते हैं. या तो आप मशीनरी के लिए आपने लेटर दिया कि हाँ जी आप हमें मशीनरी दे दें, सिंपल एग्जैक्ट बात कर देंगे हमें इतनी मशीनरी चाहिए और हम लोग आपको इतने पैसे दे देंगे, या मशीनरी भेजने के बाद हम लोग काम कर लेंगे. जितना भी आपने बाद में पैसे देने हैं जो भी है, डायरेक्टली लिख दें, उनको पता हो कि हमने उनको मशीनरी देनी है या नहीं देनी. व्हेन यू सप्लाई स्पेसिफिक्स फॉर द रीडर यू इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट योर मैसेज विल बी इंटरप्रेटेड द वे यू इंटेंडेड. जब आप चीज़ साफ और क्लियर लिख देते हैं ना तो आपको रीडर को, आपके रीडर को पता होता है कि हाँ जी आपका जो मकसद है लेटर लिखने का वो ये है. अब इसकी एग्जांपल सिंपल अगर मैं दूँ तो आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हो कि आज हम लोगों ने इस जगह पे मिलना है आके. अब इस जगह पे मिलना है, कितने बजे मिलना है,
क्यों मिलना है, ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे तो आपकी बात क्लियर नहीं है, उनको स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी गई है आपने, तो आपकी जो बात है वो इंटरप्रेट नहीं होगी कि आपकी किस वजह से मिल रहे हो। शायद कोई ना आए आपकी बात सुन के, या वो कह दे अच्छा खैर है वैसे ही मिलना है, और आपने क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी हो उनको, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अच्छा जी, द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प यू कंपोज कंक्रीट एंड कन्विंसिंग मैसेजेस। अगर आपने कन्विंसिंग मैसेजेस बनाने हैं तो आपने 3 चीज़ें करनी है। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का। अच्छा याद आया 3 मार्क्स से जी, याद ये आया था कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ENG 101 जो थी वो पढ़ी होगी और पेपर भी दिया है, ठीक है। उसमें क्या था, आप लोगों को एक पैराग्राफ भी लिखने को आया है, साथ में एक्टिव पैसिव वॉइस भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ENG 201 उस लिहाज से मुश्किल नहीं है और ना इतना टफ पेपर आता है। आप लोगों को कोई पैराग्राफ नहीं लिखना होता है ENG 201 में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे ENG 101 के थे वैसे इधर के आते हैं। बस ये होता है कि जैसे ये जो अंडरलाइन की हैं चीज़ें मैंने, इस तरह के 2 मार्क्स में वो पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। फिर साथ में जो है वो आप लोगों को 3 मार्क्स में कुछ टेंसेस 5 मार्क्स में भी आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए, वो आपकी अपनी लक है। टेंसेस दे देते हैं और उसके आगे ब्रैकेट में आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दे देते हैं। फिर वो कहते हैं इस फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने टेंस के लिहाज से फिट करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड, थर्ड, जो भी। और फिर जो है आपको एक सेंटेंसेस ही देते हैं और वो बताते हैं आपको, आपने ये बताना था कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता, बताना ये था। अच्छा जी, वापस आते हैं लेसन की तरफ। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपने फैक्ट्स और फिगर्स को लेंगे अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको अपने लिसनर्स को समझानी है। पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको पता नहीं बताया है या नहीं बताया, दोबारा कर देती हूँ, बता देती हूँ कि जब आपने कोई बात करनी होती है, सिंपल चले जाते हैं स्पीच में। जब स्पीच किसी ने, आपने ख़ुद भी की होगी या कि स्कूल में या कॉलेजेस में आपने देखा होगा, कोई और कोलीग आपका करता होगा, उसके एक्शंस बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। मतलब अगर जो कोई वर्ड बोल रहा है या कोई सेंटेंस बोल रहा है, स्पीच कर रहा है, तो उसके हाथ हिलेंगे, उसका आई कांटेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ होगा। मतलब नीचे जो स्टूडेंट्स असेंबली में खड़े होते हैं, ये जब भी, तो वो जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपने किसी बात पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, आपके हैंड के एक्शन, हैंड मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, आपकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, आप उस पर ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं, वो सारी चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं। चूज़ विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, आपने वो वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तीनों अलग-अलग उन्होंने दे दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए, देख लेते हैं। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें। व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो आप लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट यूज़ एन एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट और अ फिगर इन प्लेस ऑफ जनरल वर्ड टू मेक योर मैसेज मोर कंक्रीट। अगर तो आप किसी जगह पे आपको लगता है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ नहीं कर सकते, माइल नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर किसी फिगर को यूज़ कर लें। कोई आप पीछे से बैकग्राउंड से कोई ऐसा वाक़या ला दें कि हाँ जी आप ये चीज़ कहना चाह रहे हैं और ये वाक़या पहले हो चुका है, इससे इतना नुकसान हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, वही आपका फैक्ट्स और फिगर ये चीज़ बता रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया, वेग, जनरल एंड इनडेफिनेट, उन्होंने एक सेंटेंस दिया है। स्टूडेंट GM80, एक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, स्कोर्स आर हायर, ठीक है, उनके स्कोर्स हायर हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया किस ईयर में हुआ, कितने स्कोर्स हुए, ये कैसे उन्होंने ज़्यादा किए हैं। अब उन्होंने कंक्रीट एंड प्रिसाइज कर दिया है, उसको अच्छे तरीके से लिख दिया है। ये देख लें, इन 1996 आपको ईयर भी बता दिया है। द GM80 स्कोर्स एवरेज 600, उन्होंने स्कोर किया था 600 बाय 1117, मतलब 1117 दे हैड राइजन टू 610, और उनके मार्क्स जो हैं 10 स्कोर, सॉरी मार्क्स नहीं, स्कोर्स ज़्यादा हुए हैं।
पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, देख लेते हैं इनको. वर्ब्स कैन एक्टिवेट अदर वर्ड्स एंड हेल्प मेक योर सेंटेंस अलाइव और विगरस. टू हैव अ डायनामिक सेंटेंसेस, आपने अगर अपने सेंटेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपने दो चीज़ें करनी है. यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वॉइस, आपने एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है, पैसिव वॉइस अपनी वर्डिंग में अपने स्टेटमेंट में यूज़ नहीं करना. आप लोगों को खुद भी पता है, बार बार बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी सेंटेंस को या जो भी बात कर रहे हो उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, छोटा करना है, लेकिन अपनी बात पूरी कहनी है. तो अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप लोग खुद देख लें. एक्टिव वॉइस छोटा सा अगर सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो बाय का भी एडिशन हो जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. तो हम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखना है. मैंने सिंपल वर्डिंग में की है ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए. नेक्स्ट है पुट एक्शन इन योर वर्ब्स. वही बात कि आपने अपने वर्ब्स में एक्शन लेके आना है, काम में एक्शन लेके आना है. अब एक्टिव वॉइस रादर देन पैसिव वॉइस का देख लें, उन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन. एक्टिव वर्ब्स हेल्प मेक योर स्टेटमेंट्स मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज एंड एम्फेथेटिक. आपके जो एक्टिव वर्ब्स होते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो वर्ब्स होते हैं वो, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वर्ब्स जो है वो आपको स्पेसिफिक भी बना देता है. जो काम आपने करना है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है, लोगों को क्लियर हो जाता है, पर्सनल भी हो जाता है कि किस लिहाज से आप बात कर रहे हो, कंसाइज भी हो जाता है और एम्फेथेटिक भी हो जाता है. इसको देख लें, उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं कुछ और आप लोगों को समझाने की बात कोशिश कर रहे हैं. स्पेसिफिक में देख लें, द डीन डिसाइडेड. अब ये स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों का किसने डिसीजन लिया, डीन ने. इज़ मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज़ बीन मेड. अब डिसीजन हैज़ बीन मेड में कोई नहीं बता किसने बताया है, किसने डिसीजन लिया है, क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि डीन ने डिसीजन लिया था या डिसाइड हुआ जो भी हुआ. 1 मिनट जी. नेक्स्ट है पर्सनल. पर्सनली आपने किसको चीज़ बतानी है वो देख लें. अब यू विल नोट, आपने नोट किया, इज़ बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक. आपको बता दिया गया है पर्सनली कि इसने नोट किया है या नोट करेंगे, आपने नोट करना है, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग कह दें इट विल बी नोटेड इज़ इम्पर्सनल, नोट किया गया है लेकिन किसने किया, कब किया, नहीं बताया गया, इम्पर्सनल हो गया. कंसाइज, द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स मोर वर्ड्स एंड द स्लोज बोथ राइटिंग एंड रीडर. आप लोगों के जैसे जितने ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा होंगे, राइटिंग जो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहा होगा वो भी जो है अपनी स्पीड स्लो कर देगा. जाहिर बात है, एक जो स्टार्ट में हमारा सिस्टम था ज़्यादा अच्छा लिखने का वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और रीडर का भी यही हाल होगा. कंपेयर फिगर शोज. अगर हम लोग कहते हैं फिगर शोज तो ये सिंपल कंसाइज बात है, बता दी गई है. विद इट इज़ शोन बाय फिगर, ये लंबी भी बात होगी है और बात वही है कि फिगर शोज शो हो रही हैं. एम्फेथेटिक है पैसिव वर्ब्स. डल एक्शन, पैसिव वर्ब्स जो हैं वो एक्शन को डल कर देते हैं. पैसिव वॉइस है तो आप लोगों की फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो अभी से चेंज हो जाती हैं, मतलब प्रेजेंट से चेंज हो जाती हैं. कंपेयर, द स्टूडेंट्स हेल्ड अ कॉन्टेस्ट with a contest was held by the contest. ये आपका पैसिव वॉइस में था और पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस फिर से थोड़ा सा लंबा हो गया. इतना लंबा नहीं हुआ लेकिन आप लोग खुद देख लेंगे आपकी टेंस चेंज हो रहे हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि पैसिव वॉइस ही यूज़ करें, एक्टिव वॉइस ना यूज़ करें. वो देख लें कि कब कब आप लोगों ने पैसिव वॉइस को यूज़ करना है. व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्यूजेशन आर कमेंट्स. आपने अगर पर्सनली किसी को कोई बात नहीं कहनी या कोई एक्यूज़ नहीं करना, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना, तो आप उसमें पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं. ये देख लें, उन्होंने एग्जाम्पल दी है. द अक्टूबर चेक वाज नॉट इंक्लूडेड इज़ मोर टैक्टफुल देन यू फेल टू इंक्लूड. ठीक है, यू फेल टू इंक्लूड आप लोग अगर इस तरह ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है. इस यू का मतलब है कि पर्सनली आप उस इंसान से बात करें जिसको आपने फेल किया था इन शामिल होने से. और अक्टूबर वाज नॉट चेक हो जाएगा, मतलब आपने अपनी बात जो है
अच्छे तरीके से नहीं की, क्लियर नहीं की, लेकिन अपनी बात बता रहे हैं। अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, ये चीज़ आपको बता रही है कि आपकी अटेंडेंस जो है मीटिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, मीनिंगफुल है, इज़ लेस हार्डर देन यू मस्ट अटेंड। और तीसरी बात है व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, जब आपने किसी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस देना हो तब भी आप पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। यू आर इन्वाइटेड, ठीक है ना, इज़ बेटर देन वी इन्वाइटेड यू। वी इन्वाइटेड यू का मतलब है हम लोग आपको इन्वाइट कर रहे हैं, हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आपने आना है। लेकिन अगर हम लोग यू आर इन्वाइटेड कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम लोगों की कुछ अहमियत है, इसलिए वो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। ये चीज़ है आप लोगों की। लास्ट पॉइंट है व्हेन द डियोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस। डियोर का मतलब है काम करने वाला, आपका काम करने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने अपनी बात ही क्लियर करनी है, तो उसके लिए भी आप जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है 3 अनाउंसमेंट्स वर मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। 3 अनाउंसमेंट्स होनी है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, लेकिन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ नहीं बताई गई। द एम्फेसाइज इज ऑन द अनाउंसमेंट नॉट ऑन हु गेव देम। जो अनाउंसमेंट करेंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस इस बात पर है कि आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी। पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स, थोड़ा सा ही लेसन है। 7 वर्ब्स हैं बी, गिव, हैव, होल्ड, मेक, पुट एंड टेक। इन एनी टेंस might be designated as deadly when the action they introduce is hidden in a quiet noun। अगर तो आप लोग ये सेंटेंस 7 यूज़ करते हो, ये आपका क्विज़ है, इसमें आप लोगों का क्विज़ ऐसे भी आ सकता है कि 7 कितने वर्ब्स हैं जो डेडली यूज़ होते हैं क्वाइट नाउन में, और वो भी ये भी कह सकते हैं कि वर्ब्स दिए हुए हैं एक्सेप्ट आपने बताना है कि कौन सा डेडली वर्ब नहीं है या हाँ जी डेडली वर्ब नहीं है। The example given below show how each deadly verb with a noun and prepositional can be changed and to an action verb that shortens the sentence। आपके जो deadly verbs हैं वो change होते हैं और आपके sentence को भी छोटा करते हैं, वो देख लें। Quiet noun में the function of this office is the collection of payments and the compilation of the statements। और सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोफेसर एच विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट। ये जो कलेक्शन और कंपाइलेशन और कंसिडरेशन है, या आपका जो है वर्ब नहीं है, ये चेंज हो गया है। इसको अगर आप लोग वर्ब में ही रहने देते हैं तो आपका सेंटेंस छोटा भी हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। आप देख लें उन्होंने वर्ब में कैसे रखा है, दिस ऑफिस, ठीक है, कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड कंपाइल्स स्टेटमेंट्स। आपकी जो ऑफिस है ये वाला पेमेंट्स कलेक्ट करता है और स्टेटमेंट्स को कंपाइल करता है। प्रोफेसर एच विल कंसीडर द रिपोर्ट, ये कंसिडरेशन जो है वो चेंज हो गया, फिर आपकी कंसीडर में वर्ब में चेंज हो गई है और आपका सेंटेंस जो है वो शॉर्ट हो गया। चूज विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, यू कैन मेक योर मैसेज फोर्सफुल। अपना मैसेज जो है आप फोर्सफुल बना सकते हैं, जो बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं, विविड कर सकते हैं और स्पेसिफिक बाय यूजिंग कंपैरिजन, सेंसरी अपील्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, कंक्रीट नाउन एंड वेल चूजन एडजेक्टिव्स। विविड जो है वही बात है कि आपने उसको क्लियर करना है, और वो क्लियर कैसे होगा, आप कंपैरिजन कर सकते हो किसी चीज़ के साथ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस तरह है और जो चीज़ आपके सामने पेश की गई थी वो इस तरह है। अब आप लोग खुद कंपेयर कर लें आपको ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ में आ रहा है। अब ये एग्जांपल्स उन्होंने कुछ दी हुई हैं। कंपैरिजन में है ब्लैंड इमेज है, दिस इज़ अ लॉन्ग लेटर, ठीक है ना, ये लॉन्ग लेटर है। अगर मोर विविड इमेज करें कितना वो लॉन्ग है, तो दिस लेटर इज़ 3 times एज लॉन्ग एज यू सेड इट वुड बी, ठीक है ना। उन्होंने बाकायदा मोर विविड इमेज दे दी है, ज़ाहिरी इमेज वाजे कर दिया है कि 3 गुना जो है वो लेटर ज़्यादा लॉन्ग है जितना आपने बताया था कि होगा। फिगरेटिव लैंग्वेज लिटरल देख लें, हर वर्क इन ग्रुप्स वाज एग्जाम्पलरी, उसका काम जो ग्रुप में है वो एग्जाम्पलरी है। मोर विविड और फिगरेटिव, अगर मोर ज़्यादा कह रही है, ज़्यादा इसको और क्लियर बनाना है, शी कुड बी कॉल्ड द स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो गया। थैंक यू, ये था आज का आपका लेसन। अल्लाह हाफिज़।